आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं वैदिक सभ्यता के बारे में। और ये वैदिक सभ्यता से पहले आपने हड़प्पा सभ्यता पढ़ा है। हड़प्पा सभ्यता में एक वर्ड था कि हड़प्पा सभ्यता को कहा जाता था अनार्य सभ्यता या आर्यों से पूर्व की सभ्यता। लेकिन ये सभ्यता है आर्य सभ्यता। ठीक है, तो वैदिक सभ्यता का अन्य नाम हो सकता है आर्य सभ्यता। ठीक है, इस समय पे कौन थे? आर्य थे। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहला पॉइंट देखते हैं कि वैदिक सभ्यता से हमें सबसे पहले इंपॉर्टेंट रूप से क्या याद करना है। तो पहला क्वेश्चन इसका टाइम पीरियड है ना। तो वैदिक सभ्यता का टाइम पीरियड जो है वो है 1500 से 600 ईसा पूर्व। ठीक है, यानी पहला पॉइंट आपको क्या याद रखना है कि वैदिक सभ्यता का जो टाइम पीरियड है वो है 1500 से 600 ईसा पूर्व। ठीक, अब ये दो सेक्शन में बटा हुआ है, यानी इसको दो कालक्रम में हम पढ़ते हैं। एक पढ़ते हैं ऋग्वैदिक काल और एक पढ़ते हैं उत्तर वैदिक काल। ठीक है, इसको कह सकते हैं प्रारंभिक वैदिक सभ्यता, इसको कह सकते हैं उत्तर वैदिक सभ्यता। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल के बांटने का आधार क्या है। यानी जैसे क्वेश्चन आया कि इन्हें दो कालक्रम में क्यों बांटा गया। ठीक है, ऐसा तो पूछा जा सकता है ना कि वैदिक सभ्यता था, उसका टाइम पीरियड था 1500 से 600, लेकिन उसके बाद दो सेक्शन में बटा, एक ऋग्वैदिक काल है, एक उत्तर वैदिक काल है। तो ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल को बांटने का जो आधार माना जाता है वो एक धातु को माना जाता है और उस धातु का नाम है लोहा। ठीक है, इंग्लिश इसका वो है Fe, है ना, क्या रासायनिक नाम लोहे का। ठीक है, अब इसके बाद यहां से पहले यानी 1500 से 1000 तक लोहे की प्राप्ति नहीं होती है। यानी कह सकते हैं कि वैदिक सभ्यता हो या हड़प्पा सभ्यता हो, हड़प्पा सभ्यता में लोहा नहीं मिला। वैदिक सभ्यता के भी ऋग्वैदिक काल में लोहा नहीं मिलता है। लेकिन 1000 ईसा पूर्व के बाद, ठीक है, यानी इधर यहां लोहे की प्राप्ति हुई है और इसे हम कह सकते हैं लौह युग। ठीक है, और इसी समय पर था आपका महापाषाण काल। महापाषाण काल, तो उत्तर वैदिक काल और महापाषाण काल ये समकालीन है। ठीक है, और ये किस तरह से, इसका टाइम ड्यूरेशन है 1000 से 600 बीसी यानी ईसा पूर्व। ठीक है, आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। हम बात कर रहे हैं वैदिक सभ्यता के बारे में। वैदिक सभ्यता का वैदिक सभ्यता का टाइम ड्यूरेशन क्या है? 1500 से 600 ईसा पूर्व। लेकिन दो सेक्शन में बांटा गया, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। अब ऋग्वैदिक काल का टाइम पीरियड है 1500 से 1000 और उत्तर वैदिक का टाइम पीरियड है 1000 से 600। ठीक है, बांटने का आधार क्या है? वो लोहा है। इससे पहले लोहा नहीं मिला, उसके बाद लोहा मिला है। ठीक है, इसके अलावा जब हम देखते हैं कि सर हम सबसे पहले ऋग्वैदिक काल के बारे में बात करते हैं, तो ऋग्वैदिक काल में हमें पढ़ना है क्या कि इस टाइम पे वैदिक सभ्यता जो है इसका जो मेन कंटेंट है वो वेदों में है। किसमें है? वेदों में। और वेद कितने हैं? चार, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। इन्हीं वेदों के आधार पर इनके बारे में जानकारियां प्राप्त की गई हैं। ऋग्वैदिक काल में केवल और केवल एक ही वेद का संकलन है जिसका नाम है केवल और केवल ऋग्वेद। क्या नाम है? ऋग्वेद। यहां अंतर है, यहां केवल ऋग्वेद है, लेकिन बाकी के जो वेद है, तो सबसे पुराना वेद कौन सा माना जा सकता है? ऋग्वेद। प्राचीनतम वेद कौन सा माना जा सकता है? ऋग्वेद। प्रारंभिक वेद कौन सा है? ऋग्वेद। लेकिन उत्तर वैदिक काल में जो वेद आए वो अन्य थे, जैसे सामवेद आया, यजुर्वेद आया और अथर्ववेद आया।
ठीक है। तो यानी वैदिक सभ्यता में ऐसा नहीं था कि एक साथ सारे वेद को देखा गया, नहीं। शुरू में सबसे पहले कौन सा वेद था? ऋग्वेद था। और उत्तर वैदिक काल में सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद था। ये बात समझ में आई आपको कि वैदिक सभ्यता में ऋग्वेदिक काल में ऋग्वेद आया और उत्तर वैदिक काल में सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद आया। ठीक है। इसके अलावा यहाँ का जीवन सरलतम है, यहाँ का जीवन सरलतम है और इधर जीवन क्या हो जाता है? कठिन हो जाता है। ठीक है। इसमें जो सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है कि ऋग्वेद में एक व्यवस्था है जिसका नाम है वर्ण व्यवस्था। ये जो धर्म जाति का आधार बनाया गया है, ये वैदिक सभ्यता से ही निकला है। वैदिक सभ्यता में ऋग्वेद में वर्ण व्यवस्था यानी 4 वर्णों का वर्णन किया गया है। वर्ण मतलब जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये किस काल में है? ऋग्वेदिक काल में। लेकिन अंतर है। अंतर क्या है कि यहां ये सब योग्यता के आधार पर है, योग्यता के आधार पर। किस आधार पर है? योग्यता के आधार पर। ठीक है। और कैसे? जैसे मान लीजिए आपने जन्म लिया किसी ब्राह्मण के परिवार में, तो आज का क्या है कि आप ब्राह्मण है तो आप ब्राह्मण ही मरेंगे। आप किसी दूसरे धर्म में, धर्म अलग है, ये वर्ण व्यवस्था है, तो ब्राह्मण है तो ब्राह्मण ही मरेंगे। लेकिन उस समय क्या होता था कि आप अगर ब्राह्मण है और आपकी जो योग्यता है वो बिजनेसमैन की है, आप व्यापार कर सकते हैं, तो आपको वैश्य वर्ग में रखा जाएगा। ये योग्यता के आधार पर किया जा सकता था। किस आधार पर? योग्यता के आधार पर। तो यानी ब्राह्मण से वैश्य हो जाना ये वैदिक सभ्यता के ऋग्वेदिक काल की एक विशेषता है। यदि आप वैश्य परिवार में हैं तो आप ब्राह्मण बन सकते थे योग्यता के आधार पर, अपनी पढ़ाई, विद्वान होकर के आप ब्राह्मण कहलाते। यदि आप शूद्र भी हैं तो शूद्र में क्या था? सेवा करना। शूद्र का काम सेवा करना। तो सेवा करना, अगर शूद्र परिवार में आप जन्म लेते हैं लेकिन आपको लड़ना आता है या आप क्षत्रिय बन सकते हैं, तो योग्यता के आधार पर आप क्षत्रिय हो सकते थे। लेकिन कब? वैदिक सभ्यता के ऋग्वेदिक काल में। उत्तर वैदिक में यही चीज जो योग्यता के आधार पर है ये वंशानुगत हो गया। वंशानुगत होने का मतलब है कि आपने जैसे जन्म लिया है वैसे ही आप मरेंगे। ब्राह्मण जन्म लिया है तो ब्राह्मण के ही रूप में आप अंतिम जो आपका पड़ाव है यानी मृत्यु, उसमें जाएंगे। ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। तो क्या मैंने आपको समझाया कि वैदिक सभ्यता का टाइम पीरियड 1500 से 600, इसको बांटा गया वैदिक में ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल में। इन दोनों का अलग अलग टाइम पीरियड है। जैसे ऋग्वैदिक का 1500 से 1000 और उत्तर वैदिक का 1000 से 600। लोहे को इसका आधार बनाया गया। यहाँ से लोहा नहीं था पहले और यहाँ के बाद लोहा प्राप्त हुआ। यहाँ के बाद को लोह युग भी कहा गया। तो महापाषाण काल को लोह युग के रूप में माना जाता है। ठीक है। और महापाषाण काल भी इसी समय पर था। ठीक। इसके अलावा यहाँ का जो इम्पोर्टेंट कंटेंट है, यानी यहाँ जो सबसे इम्पोर्टेंट है जो पढ़ना है हमें, वो वेदों के बारे में पढ़ना है। और वेद भी कौन सा? जैसे ऋग्वेद आया ऋग्वेदिक काल में, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद आया उत्तर वैदिक काल में। अंतर क्या था? यहाँ जो था इंपॉर्टेंट था, वर्ण व्यवस्था निकल कर गया। वर्ण व्यवस्था क्या होती है?
4 कैटेगरी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये कहाँ निकल के आता है? ऋग्वैदिक काल के ऋग्वेद में इनका वर्णन है। ठीक है, आगे बताऊंगा कहाँ है, कैसे है। और ये सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि यहाँ योग्यता के आधार पर वर्ण व्यवस्था थी। किस आधार पर थी? योग्यता के आधार पर। और यहाँ वर्ण व्यवस्था थी वंशानुगत। वर्ण व्यवस्था कैसी थी? ये थी वंशानुगत। ठीक है, इसके बाद यहाँ उपनिषद निकल करके आते हैं और इसको कहा जाता है उपनिषद काल। उपनिषद काल। तो उत्तर वैदिक सभ्यता में, मतलब उत्तर वैदिक काल में इसका एक और नाम कहा जाता है जिसको कहते हैं उपनिषद काल। ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, जैसे वेद का अर्थ क्या है? तो वेद का अर्थ है ज्ञान। वेद का अर्थ क्या है? ज्ञान। आर्य शब्द का अर्थ क्या है? तो आर्य शब्द का अर्थ है उत्तम या श्रेष्ठ। उत्तम या श्रेष्ठ। खैबर दर्रा क्यों फेमस है इसमें? तो ऐसा माना जाता है कि खैबर दर्रा अफगानिस्तान पाकिस्तान को कनेक्ट करता है और आर्य जो आए थे वो खैबर दर्रा के रास्ते से आए थे। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है पीसीएस के पेपर में कि आर्य किस रास्ते से आए थे? तो वो खैबर दर्रे से आए थे। दर्रा मतलब पहाड़ों के बीच की जगह जहां से एक रास्ता निकल सकता है, उसको कहते हैं दर्रा, या पास कहते हैं इंग्लिश में। ठीक है, तो खैबर पास या खैबर दर्रा कहाँ है? अफगानिस्तान से पाकिस्तान को जोड़ता है। ये यहाँ से कौन आए थे? आर्य आए थे। ठीक है, अगर बात करते हैं वैदिक सभ्यता की जानकारी की, तो जानकारी के स्रोत, यानी वैदिक सभ्यता के बारे में जानकारी का महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? तो आंसर मिलेगा अनुश्रुतियां। अनुश्रुतियां। अनुश्रुतियों का मतलब होता है जैसे इनको सुनी सुनाई बातों पर लिखा गया है। ठीक है, जिसने जैसे बता दिया वैसे इनको लिख दिया गया है। चलते हैं आगे।